दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। दरअसल देश में सियासी सरगर्मी आम सभा चुनाव के करीब आते आते अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। जाहिर सी बात है, हर चुनाव के पहले ऐसा होता है। आम सभा चुनाव को लेकर जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में अब सियासी पारा भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। सारे सियासी दल बंद कमरे से लेकर सड़कों तक अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अब देखिए ना, बिखराव की खबरों से जूझती इंडिया गठबंधन ने बिहार से कल ही अपनी ताकत दिखा दी है। बिहार के गांधी मैदान में सजे विपक्षी दलों के मंच पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के अलावा कॉमरेड सीताराम येचुरी समेत दर्जन भर नेताओं ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी एकता के साथ केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान भी किया गया। उत्तर भारत की इस ऐतिहासिक रैली के जरिए बिहार की सियासत में अच्छा खासा पैठ बना चुके लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने पूरे दमखम के साथ विपक्षी दलों के बैनर तले भारी भरकम भीड़ इकट्ठा कर अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल की। उत्तर भारत से उठे इंडिया गठबंधन के इन आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना का मंच चुना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी के परिवारवाद पर उठाए जा रहे सवाल पर प्रधानमंत्री को लेकर जो सवाल खड़े किए उसे आप सब बेहतर जानते होंगे। दरअसल लालू ने परिवार और परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पर हमला बोलने की कोशिश की, तो भला कहाँ प्रधानमंत्री भी चुकने वाले थे। पिछले साल के आखिरी दिनों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में परिवारी जन को शामिल कर सियासी गलियारे में अच्छा खासा चर्चा बटोर तो लिया ही है। अब लालू के आरोप पर तेलंगाना के मंच से करारा जवाब देते हुए पूरे भारत को ही अपना परिवार घोषित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने कहा, देश के 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे नेताओं का गठजोड़ तक कह दिया। दरअसल बिहार के मंच से विपक्षी दलों का आरोप और तेलंगाना के आदिलाबाद में सजा पीएम मोदी का मंच, दोनों चुनाव को लेकर सियासी दलों के भावी पटकथा की झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगी है। इस गंभीर मुद्दे पर हम आज एक बड़ी चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ। लेकिन आइए चलिए पहले सुनते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने क्या कुछ कहा बिहार के मंच से, और तेलंगाना के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ जवाब दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी, कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। दरअसल दक्षिण भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों अपने धुआंधार चुनाव प्रचार के लिए चुना है? दक्षिण भारत से ही क्यों आगाज किया? जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती दक्षिण भारत से देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है।
हालांकि इंडिया गठबंधन से यहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं, लेकिन दक्षिण भारत में चुनौतियाँ ज़्यादा है, क्योंकि अमूमन सारे राज्यों से भारतीय जनता पार्टी गायब है। एक ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए मिशन दक्षिण क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल 2019 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती महज 29 सीटें। 5 राज्यों की 132 सीटों में बीजेपी के 29 सांसद। दक्षिण भारतीय राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर ही बीजेपी को जीत हासिल हुई। कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि ये स्थिति अच्छी रही, वहां पर भी अब कर्नाटक में सरकार बदल चुकी है। पुदुचेरी की बात की जाए, लक्षद्वीप की बात की जाए, बीजेपी क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। तमिलनाडु की 39 सीटों पर बीजेपी का नहीं खुला खाता। यहां पर बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीती। ये देख सकते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 2024 एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है, क्योंकि सरकारें बदल गई है। कर्नाटक में भी अब कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। पिछली बार यहाँ 28 में से 25 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार चुनौतियां यहाँ भी कम नहीं हैं। और दरअसल कांग्रेस की रणनीति भी इसी इर्द गिर्द घूम रही है कि वो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को समेटने में कामयाब हो। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अपनी शुरुआत दक्षिण भारत से ही किए थे और लगातार वहाँ पर उनको सफलता हासिल हुई। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जो मिशन 2024 है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर एक दिलचस्पी पैदा कर रहा है। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, गर्मा गर्म बहस करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, स्वागत है आपका। प्रवक्ता आप हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तकी साहब, आवाज़ आ रही होगी आप तक हमारी। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप यशोवर्धन साहब। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बीजेपी के पास। आशीष जी, आवाज़ आ रही है? शायद आशीष जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष जी, जी आवाज़ आ रही है? जी जी भाई, उत्तर से आरोप लगा और दक्षिण भारत से जवाब मिला। मैं लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की बात कर रहा हूं। किस नजरिए से देख रहे हैं? बिहार में तो इंडिया गठबंधन ने ताकत दिखाई है। देखिए, ये जो ताकत की आप बात कर रहे हैं, ये कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। बाकी ताकत आपको 2024 के चुनाव में पता चलेगी। आप ये समझ लीजिए कि अभी चाहे इंडिया गठबंधन में आपने देखा कि लालू यादव का जो बयान था, इतना शर्मनाक बयान था उनका, और इतने बड़े राजनीतिक होने के बाद भी, और जिस तरह से वहां पर रैली दिखाई दे रही थी, उसके बाद भी उनका फ्रस्ट्रेशन था वो, क्योंकि उनको उस रैली पर भरोसा नहीं था। उनको ये लग रहा था कि ये शायद दिखाने के लिए ही भीड़ है, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करा गया उस रैली के अंदर से, उस तरीके की एक मानसिकता देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर विपक्षियों का एक फ्रस्ट्रेशन है। और वो इस चीज को खुद मान गए हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो इसलिए आज किसी भी तरीके से वो बात भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो रैली जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष मान चुका है, हार मान चुका है बुरी तरीके से। उसको ये पता चल चुका है कि 2024 का चुनाव उसके हाथ से निकल चुका है। रही बात दक्षिण की, तो देखिए, हम लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं जरूर है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अखंड भारत की बात करी हुई है, और हम उस अखंड भारत को लेकर आश्वस्त है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पूरे भारत में जिन योजनाओं को चलाने का काम करा, जिस तरीके से यहाँ से आम जनमानस को उनकी समस्याएं समझते हुए उन
उनका निजात दिलाने का काम करा, तो निश्चित तौर पर उसका अब हमको फल मिलने का वक्त आ गया है। हमने जो करा है वो हमको बहुत जल्द मिलेगा। 2024 में यहाँ की जनता चाहे पूरब की हो, पश्चिम की हो, उत्तर की हो, दक्षिण की हो, भारी मतों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन को और आगे। कांग्रेस प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं इस सवाल का जवाब उनसे लूंगा। चलते हैं तकी साहब के पास। तकी साहब, आप लोगों ने भाई बिहार से जो ताकत दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये ताकत कोई ताकत नहीं है। देखिए, जो ताकत दिखाई इंडिया गठबंधन से, उसी की वजह से, डर की वजह से वो साउथ की तरफ भागे हैं, क्योंकि उनको लगा है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में धीरे धीरे बीजेपी कम होती जा रही है। बीजेपी वहां पे बहुत अच्छी सीटें इससे पहले पाई थी, लेकिन उससे अच्छी सीटें नहीं मिल सकती और सीटें कमी हो रही बीजेपी की। सबसे बड़ा डेंट जो है बीजेपी को वो उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, जहां उनकी सीटें कम हो रही है। मध्य प्रदेश में सीटें कम हो रही है, राजस्थान में सीटें कम हो रही है, महाराष्ट्र में उनकी सीटें कम हो रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे और ये सब लोग इनको वो बीजेपी को जीत नहीं दिलवा पाएंगे जो पहले जीत मिली थी बीजेपी को। तो बीजेपी पता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट से इनको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो पहले मिला था, और पश्चिम बंगाल में भी उनकी सीटें पहले से कम होंगी, इसलिए वो साउथ की तरफ भाग रहे हैं। और साउथ में बीजेपी का ऐसे पहले से बंटाधार है। और ये जो लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया है, ये बहुत फंडामेंटल सवाल है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, इकोनॉमिक्स का, कि कोई भी देश जो है वो परिवार से चलता है, और परिवार की ही नीड को पूरा करने के लिए पूरी इकोनॉमिक्स की संरचना रची गई है, ताकि वो देश के परिवार के घर के सारे चीजों को पूरा कर पाए। अगर परिवार नहीं होता तो गैस सिलेंडर क्यों होता, अगर परिवार नहीं होता तो चाय की पत्ती क्यों होती, अगर परिवार नहीं होता तो किचन की नहीं होता, किचन नहीं होता तो उसमें चीजें नहीं होती। और उसी के अराउंड, क्योंकि घर बनाने के लिए आदमी जो आइटम खरीदता है उसी से बाजार, उसी से मार्केट चलता है, चाहे टीवी हो, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, सारी चीजें 90% चीजें जो बनाई जा रही हैं आजकल वो घर के चीजों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। तो जब परिवार नहीं होगा तो व्यक्ति को परिवार का दर्द कैसे होगा, परेशानी कैसे होगी। आप देखिए बीआरडी में ऑक्सीजन कमी से इतने बच्चे मर जाते हैं और योगी जी के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती। कितने किसान मर गए, 700, मोदी जी के चेहरे पे शिकन दावा तक तो नहीं ये होता है कि दिमागी बुखार जड़ से समाप्त हो गया भाई, अब तो मौतें नहीं आती है। कहाँ जड़ से समाप्त हो, कहाँ, ये सिर्फ आंकड़ों में समाप्त हुआ है। मैं खुद हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हूँ, आए दिन चिकुनगुनिया के, डेंगू के मरीज है, आजकल फीवर वायरल हुआ है, लोग परेशान है। आज की डेट में ज्यादातर लोगों में लोग फीवर से परेशान है और बुखार से परेशान, बदन दर्द हो रहा है, वायरल चल रहा है। तो ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शहरों में गंदगी खत्म नहीं हुई है, कूड़ा खत्म नहीं हुआ है, और ये चीजें तो और बढ़ रही होती। सरकार फाइलेरिया की दवा क्यों बांट रही होती शहरों में? शहरों में फाइलेरिया की दवा बांटने का मतलब है कि जो फाइलेरिया जैसी बीमारी जो पहले गांव में होती थी वो शहरों में तरफ आ रही है। ट्यूबरकुलोसिस जो पहले गांव में होती थी वो शहरों में आ रही है। अच्छा, बहुत सी बीमारी शहरों की आबादी बढ़ने की वजह से, गंदगी बढ़ने की वजह से हो रही है। और बीजेपी जो भी दावे कर रही, सारे खोखले साबित हो रहे। कल आपने देखा विकास नगर में विकास दिखा आपको, ठीक है 2 मिनट की बारिश के बाद एक पूरी सड़क धंस गई और कार में फंस गई। तो विकास के सारे दावे जो है धराशायी हो जा रहे हैं। विकास धरती फाड़ के जमीन के अंदर चला जा रहा है। तो बीजेपी जो कर रही कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, मैं हमेशा बार कहता हूँ, ठीक है, अरविंद केजरीवाल में नरेंद्र मोदी जी में एक फर्क साफ है। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए जनता के वो सब पूरे किए। आज भी अरविंद केजरीवाल ने 18 साल से कम बच्चियों को 1000 रुपए देने की स्कीम बनाई। लगातार जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो बातें की उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। और अरविंद केजरीवाल के मॉडल को हमेशा चोरी किया। गारंटी उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ताकि साहब जरा अरविंद केजरीवाल ले गए थे, जरा चर्चा में शामिल कर दे। चंचल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल जी, भाई बिहार से जो ताकत दिखी, उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? तेलंगाना से तो मोदी जी ने साफ तौर पर आरोप का जवाब दे दिया है। उन्होंने कह दिया देशवासी 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार के सदस्य हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। प्रधानमंत्री जी नए नए जुमले लेके आते हैं, और मैं बता दूं आपको कि आज के समय में इतने बुरे दौर से बीजेपी गुजर रही है। आपने देखा नहीं होगा, कोई टिकट वापस कर रहा है, कोई लड़ने से मना कर रहा है, कोई संन्यास ले रहा है, कोई क्रिकेट
कुछ ज़्यादा कह रहा है कि नहीं राजनीति से ज़्यादा मुझे क्रिकेट पे फोकस करना है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप समझिए इतने बुरे दौर में कभी बीजेपी नहीं रही होगी। अभी और देखते जाइए, अभी आपने उपेंद्र रावत जी को देखा होगा, वो भी मोदी जी के परिवार के ही सदस्य हैं। टेनी मिश्रा जी भी परिवार के सदस्य हैं, जय शाह भी परिवार के सदस्य हैं। और आपको बता दें ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और नितिन संदेशरा, किरण तो सारे पटेल, उद्योगपतियों बड़ी का नाम लंबी, ले रहे हैं आप। हाँ। संजय सिरपुरिया, ये बड़े सब परिवार की हैं। दूसरे पर एक और परिवार है कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार परिवार, अब की बार मोदी सरकार। एक परिवार बहुत लंबा परिवार, अजीत पवार, इसको तो हमें मिला रहा है हेमंता बिश्व शर्मा और क्या नाम दिलीप है, यशवर्धन बोल रहा हूँ, तुमने मुझे मिला नारायण दिया। राणे, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, जितने बड़े भ्रष्टाचारी सब मोदी जी के परिवार के हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सब मोदी जी के मित्र हैं। अरे भाई और 140 करोड़ देशवासियों की बात कर नहीं रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों का जुमला है। अगर 140 करोड़ परिवार की बात करते तो 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 में नहीं मिलता। अगर परिवार की बात करते तो शिक्षा आज 4-4, 5-5 गुना महंगी हो गई, वो ना करते। अगर उनका परिवार अगर किसान होता तो किसानों की आय दोगुनी करने के जुमले फेंका था उन्होंने, जो गारंटी चिल्लाते हैं, उसकी उन्होंने लागत दोगुनी कर दी। अगर वो महिलाओं को परिवार मानते तो ब्रजभूषण शरद सिंह उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। आपने देखा होगा हमारी पहलवान बेटियां किस तरीके से न्याय की भीख मांगती रही और प्रधानमंत्री जी अपने कोठी से चंद कदम भी बाहर नहीं निकले, चंद शब्द भी नहीं बोल पाए। आपको याद होगा संजय सर, आपको बताता हूं, अगर वो परिवार मानते बेरोजगारों को, नौजवानों को, तो 2 करोड़ रोजगार का जो पकौड़ा तलने को रोजगार नहीं कहते। तो बहुत सारी चीजें हैं। वो परिवार कौन है? अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं और विजय माल्या जी हैं, नीरव भाई हैं, मेरे मेहुल भाई चौकसी हैं, बोला करते प्रधानमंत्री मेरे मेहुल भाई। तो परिवार कौन है? सबसे बड़ा सवाल। अरे भाई लेकिन सवाल तो यही उठता है कि बताता अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के घर में शादी है तो उसको भी आप लोग सियासत से जोड़ के देख रहे हैं। हम लोग जनता देख रही है, एक जनता जिसके पास 21-20 रुपए की भी व्यवस्था नहीं है खाने की, और वही लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। जो गैप बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने 18 घंटे मेहनत करके जो आम आदमी, जो भाई समाजवाद का मतलब क्या, समता मूलक समाज की बात होती थी, जो गरीबी और अमीरी की खाई को कम करने की बात। आज हालत यह है कि आप बताओ, एक परिवार इतना बड़ा, एक बेचारा जो परिवार कितना 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे आपने मजबूर कर दिया है। देश को किस दिशा में लेके जा रहे हो? अगर आप परिवार मानते, देश को परिवार मानते, अगर 140 करोड़ जनता को परिवार मानते, तो ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं करते। मैं बता दूं, आज सोचिए, चाहे केरोसिन आपने गांव में पहले मिलता था गरीब आदमी को, बंद कर दिया आपने। चीनी गांव में मिलती थी पहले, जो है कम से कम गांव में गरीब आदमी के परिवार में शादी विवाह में 10 किलो, 50 किलो, 60 किलो मिल जाया करती थी उसको, वो आपने बंद कर दिया। अगर परिवार मानते आप तो आज के समय में बता दूं संजय सर, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जो फीस हमारी थी उसको 4-4, 5-5 गुना बढ़ा दिया उन्होंने। अगर आंदोलन भी हुआ, आप सोचिए, नौजवान छात्र पिछले 600 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप परिवार मानते तो जो राजनीति की नर्सरी होती है छात्र संघ, उसको आपने बंद कर दिया। तो परिवार किसको मानते हो आप? आपका बस एक उद्देश्य है, अडानी, अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी। और देखिए अभी मैं देख रहा हूं आपने चलाया हेडिंग कि पहले चौकीदार अब परिवार। तो आप मुझे बताओ कौन सी चौकीदारी आप कर रहे थे? सारे के सारे ये सवाल मैं शैलेंद्र जी से लूंगा। शैलेंद्र जी को सारे के सारे लेके फुर्र हो गए पैसे। ठीक है चंचल, आते हैं दूसरे राउंड में। सबसे पहले शैलेंद्र जी का स्वागत कर लें हम, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शैलेंद्र जी, 2024 में मैं चौकीदार हूं, अब परिवारी जन। निश्चित तौर पर उस वक्त भी आपने सवाल खड़े किए थे और इस वक्त लालू यादव जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, मैं भाई 2014 का परिणाम किसी से छुपा नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को फिर से आगाह कर रहा हूं कि पहले चौकीदारी में खूब चोरी की, खूब भ्रष्टाचार किया, और अब परिवार में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपका जयचंद की तरह परिवार, देश की जनता की गर्दन काट लें। जेब तो काट ही चुके हैं, ये बताया जा रहा है। हमारे साथी अभी हमारे भाजपा जी के साथी ने कहा कि विपक्ष जो है जीत तो हो ही चुकी है, इसको अहंकार कहते हैं। अभी ना वोटिंग हुई, न सर्वे आया, न कहीं कुछ है, ना अभी तारीख आई, ना चुनाव आयोग आचार संहिता आई, ये जीत चुके हैं। तो इसे क्या माना जाए? क्या ये सत्ता का अहंकार है या? अरे दावा तो चुनाव के वक्त हर सियासी दल करता है ना शैलेंद्र। दावा देखिए, आजकल के दावे में और पुराने दावे में बड़ा डिफरेंस है।
देखिए, पुरानी बातों को अगर आप जोड़े हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं परिवारवाद, और सुबह से लेकर शाम तक पिछले 10-12 साल में लगातार आप परिवार 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 कोस रहे हो, अपने परिवार को खुद छोड़े बैठे हो, ठीक है, दूसरे के आदमियों को परिवार लिख रहे हो, खुद दुनिया को समाज को बता रहे हो परिवारवाद से नफरत करो, अब खुद अब परिवार जोड़ रहे हो, ठीक है। कुल मिलाकर के देश की जनता को, मैंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता को अब होशियार हो जाना चाहिए, ऐसे झूठे जुमलेबाजों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, आपके एक सेकंड, पूरी भी बात नहीं हुई। ठीक है, मैं इस पे एक बात कहूंगा कि आज सरकार तमाम चीजों पे बात करती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम यहाँ करते रहे, हम वहाँ करते रहे, हमने सब कर दिया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा परिवार का आदमी होता है जो अपनी बेटी को सुबह मिट्टी तेल में जला के डाल देगा? हादसा की घटना आपको याद होगी, बिल्कुल। अभी कानपुर में बेटी के साथ जो घटना हुई है, कौन सा परिवार का बाप होता है, बुजुर्ग होता है, घर वाला होता है, कौन होता है जो बोलता ही नहीं है? अब बोलने के 1.5 घंटे का रिकॉर्ड है, लेकिन उस विषय पर बोलना नहीं है। महंगाई का मां नहीं निकलता है, और डॉलर के बारे में बात करने में डा भूल जाते हैं, वहां डक 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 करने लगते हैं, वहां सब उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ये समस्या है। अब आप समझिए, सरकार आज की तारीख में अखबारों में है और नजारों में है। अखबारों में पढ़ लीजिए और नजारों में देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री का कहना है 56 इंची सीना है और झूठ बोलकर जीना है। चलिए आशीष जी जवाब दे दीजिए भाई, चाहे वो सपा का आरोप हो। देखिए संजय भाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यही अंतर है विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी कि बीजेपी पूरे देश को अपना परिवार मानती है, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष है वो व्यक्तिगत परिवार को ही परिवार मानती है, और व्यक्तिगत परिवार के लिए सिलेंडर भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए, जैसे भी हमारे तकी भाई ने बताया, ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं पूरे देश को परिवार क्यों मानती है? क्योंकि जब ये आयुष्मान योजना लाते हैं तो पूरे देश के लोगों को फ्री में इलाज 5 लाख रुपए तक का मिलता है, ठीक। ये अपने घर में सिलेंडर और दवा की खाली बात नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात, जो आवास योजना है या 50 योजना है जो लाई गई, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पूरे देश को अपना परिवार कहती, और विपक्ष को सिर्फ व्यक्तिगत परिवार चाहिए। ये परिवार शब्द में भी इन्होंने व्यक्तिगत परिवार को ही तरजीह। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको अभी कि चंचल भाई को मैं बता दूं कि पूरा भारत ही है। आपने बहन चौकसी की बात करी, तो मैं बता दूं कि अखिलेश यादव वो भी हमारे परिवार के ही हैं। जब 140 करोड़ देशवासियों की बात होती है तो वो भी हमारा ही परिवार है। आप उसमें भी टूट लाना चाहे तो आप ला सकते, लेकिन यहाँ पर जिस भाव में बात कही गई है उस भाव में वो बात समझने की कोशिश करिए, इधर उधर बात समझने से कोई मतलब नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे, इतनी लंबी हाँक रहे थे, ये अपने 60 साल 55-60 साल के शासन काल में कुछ कर तो पाए नहीं सिवाय बातों के, ठीक है। 60 साल का ही इंतजाम है, 60 साल का ही इंतजाम है, जहां लगातार बहस कर रहे हैं, उसी 60 साल का इंतजाम है जो ये टीवी आप देख रहे हैं, उसी 60 साल का है तिवारी जी, उसी 60 साल में आप भी 40 साल के हो चुके हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं आप। चर्चा भी आगे बढ़ाते हैं, जरा जरा राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी को भी जोड़ लेते हैं। दिलीप जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। बिहार का मंच और तेलंगाना का मंच क्या संकेत देता है, क्या संदेश देता है? हेलो जी, आवाज आ रही है दिलीप जी? हाँ जी मैं कह रहा हूं कि बिहार का मंच कल का और आज तेलंगाना का मंच क्या कुछ संकेत दे रहा है, क्या कुछ संदेश दे रहा है देश की सियासत को? देखिए, मंचों के जो संदेश होते हैं वो अलग होते हैं, और राजनीतिक पार्टियां उनका परसेप्शन अपने हिसाब से बनाती। अभी आप जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे, विपक्ष ने सत्ता की पूरी जम के बुराई करी, सत्ता ने जमकर अपनी तारीफ करी। दोनों ही बातों में पूर्णतः सत्यता नहीं है, लेकिन विपक्ष को ये समझने की जरूरत जरूर है कि इनकी बुराइयां जनता के कानों तक नहीं पहुंच रही हैं। अगर कानों तक पहुंच रही हैं तो जनता के दिल में नहीं उतर रही हैं, और अगर आप जनता के दिल में अपनी बात को उतारने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो नुकसान किसको हो रहा है?
नुकसान जनता विपक्ष को ही हो रहा है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। विपक्ष बुराइयां गिना रहा है, हो सकता है वो बुराइयां भाजपा में हो सकता है वो सारी की सारी कमियां हो सकता है भाजपा पूरी तरीके से झूठ बोल रही हो, जो करना चाहती है वो करती नहीं, लेकिन कहती अलग है। लेकिन इन बातों को मान करके जब आप जनता के दिल में उतरेंगे और जनता आपको वोट देगी, तब आपकी बातों में सत्यता प्रमाणित होगी। लेकिन सत्यता ये प्रमाणित हो नहीं पा रही है, तो इसका मतलब या तो आप जो क्लेम कर रहे हैं सत्ता के प्रति वो गलत है, जनता उसको समझ नहीं रही है, या गलत है लेकिन आप जनता को समझा नहीं पा रहे। तो कुल मिलाकर के अब मुझे ऐसा लगता है, ये बात मैंने पहले भी कही है, जी वो जितनी एनर्जी सत्ता को कोसने में लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी अब जनता के बीच में जा करके अपनी बात को स्थापित करने में लगाएं, तो हो सकता है 2024 के लोकसभा का रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। वरना मंचों से जो कहा जा रहा है और जो टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर डिबेट्स में सुनाया जा रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कहने का अर्थ ये है कि बंद कमरे की राजनीति और सड़क पर संघर्ष दोनों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। बयानबाजी केवल नहीं, राजनीति तो हमेशा सड़क की ही होती है। जी जी, राजनीति हमेशा सड़क की ही होती है। ये तो अब जब से सोशल मीडिया चल गया है, तब से सारा का सारा सैलाब जो है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। और राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि सोशल मीडिया पर अगर उनके 100 फॉलोअर्स हैं और 100 फॉलोअर्स में से 80 ने कमेंट कर दिया और रिस्पॉन्ड कर दिया, तो इसका मतलब बदलाव आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया की दुनिया एक अलग दुनिया है, वो लोगों तक पहुंचने का माध्यम हो सकता है, लेकिन वो विचारों से प्रभावित करके वोट में कन्वर्ट करने का माध्यम कभी नहीं होगा, और तब तक बिल्कुल नहीं होगा जब तक राजनीति सड़क पर उतर करके नहीं होगी। दिलीप जी बिल्कुल, हमें लग रहा है कि 2014 में ये वाकया देखने को मिला था, चौकीदार का जो नारा था, चौकीदार चोर हैं मैं चौकीदार हूँ, इसी तरह का कुछ मामला यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जी जी दिलीप जी, जी भाई स्लोगन बदल गया है। 2014 में था कि मैं चौकीदार हूं, इस बार कहा है उन्होंने कि मैं परिवारजन हूं 140 करोड़ देशवासियों का। तो ये तो मोदी जी की प्रगति कह लीजिए ना, कि पहले वो जिस घर की चौकीदारी कर रहे थे, अब वो उस घर के सदस्य बन गए। इसका मतलब अगर आप दूसरा मतलब निकालिए, तो वो लोगों के दिलों से लोगों के घर के अंदर चले गए हैं और रिश्तेदारी जोड़ ली है उन्होंने। और वो इस बात का दावा तभी कर पा रहे हैं ना, विपक्ष इस बात को गलत ठहराए, विपक्ष कहे कि चौकीदार चोर था, अगर चौकीदार चोर होता तो वो लोगों का रिश्तेदार नहीं बन पाता। आप नहीं साबित कर पाए इस बात को, लेकिन मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट को साबित कर दिया। देखिए, कुल मिलाकर के निर्णय जनता को लेना है। राजनीतिक पार्टियों के कहने और सुनने से फर्क जनता को पड़ता है, तब तो माना जाएगा कि कहना और सुनना गलत और सही है। लेकिन अगर जनता में बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो क्लेम है वो निरर्थक है। जनता आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे रही है। ठीक है, देखिए दिलीप भाई, आपने बहुत बढ़िया व्याख्यान किया है। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपने खुद ही अपने वक्तव्य में बताया कि ना विपक्ष पूरा सही है ना सत्ता पूरी सही है। जब आप खुद ही खंडन कर रहे हैं, तो हम कैसे न मान लें कि जो हम कह रहे हैं वो बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है। एक बात ये हम भी जानते हैं। शैलेंद्र, दिलीप जी के कहने का अर्थ ये था ना कि भाई आप जो भी मुद्दे उठाए थे 2014 में, वो जनता उसको स्वीकार नहीं की और बहुमत की सरकार फिर एनडीए की बनी। एक मिनट, अगर चुनावी जीत ही एजेंडा है तो हम उससे बाहर हैं, हम जाते हैं, हमारा डिबेट में कोई मतलब ही नहीं है। चुनावी जीत ही एजेंडा तो नहीं है, पिछले 70 सालों से नहीं रहा है, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। भाई जीत, अगर कोई व्यक्ति जो है क्लास में 100 लोग हैं, उसमें से 1 लोग फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहा है। वो 99 नंबर लाया फेल हो गया, 80 नंबर लाया फेल हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर मानवता नहीं है, मानवीयता नहीं है। हम तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये मान लिया है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, या हम तमाम चीजों को समझ नहीं रहे हैं, या हम बता नहीं पा रहे हैं, हम तो दिलीप भाई से पूछ रहे हैं, बता दीजिए आज की तारीख में देश में कौन सा पार्टी का कौन सा नेता है जो जमीन पर, सत्ता के सरकार का आदमी जमीन पर चल करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा हो। एक नाम बता दीजिए, एक नाम। भाषण के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है देश की जनता को। अच्छा, राहुल गांधी, और अगर राशन मिल रहा है जोड़ो यात्रा की बात हो रही है। दिलीप जी अपने दिल ईमान पे हक पे बात करके कहिएगा, क्या ये भोजन के अधिकार के कानून कांग्रेस ने नहीं बनाया? क्या गलत है? अब जनता नहीं समझेगी या समझेगी, ये उसका विषय है ना। तो भाई कमियां तो कहीं ना कहीं शैलेंद्र आप में है ना, आपकी रणनीति में है ना। एक बात ये तो मानेंगे ना।
नहीं, आज की तारीख में जो बातें दिलीप जी ने कही हम उस पर जवाब दे रहे हैं। कमी सब में होती है। हम तो जनता के बीच, हम तो बता रहे कि मोदी जी। अरे भाई मैं मानता हूं कि चलो बीजेपी ने इमोशनल कार्ड खेल दिया, बीजेपी के सारे नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगा दिया कि हम मोदी का परिवार, एक इमोशनल कार्ड खेल दिया, लेकिन आपके रणनीतिकार कहाँ बैठे हैं भाई? सरकार के पास कोई कार्ड ऐसा बचा है जो नहीं खेला हो? धर्म कार्ड, जाति कार्ड, कर्म कार्ड, सारा कांड तो कर दिया है। अब ये परिवार कांड भी कर दिया कि जिससे नफरत कर रहे थे, पूरे 14 साल लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे थे, आज परिवारवाद पे आ गए। थूक के चाटा कि नहीं चाटा, बताइए चंचल जी, परिवारवाद की बात आपके ऊपर भी भाई परिवारवाद का आरोप लगता है? बहुत अच्छी बात आपने कही संजय जी। ये बीजेपी के लोग का डबल स्टैंडर्ड देखिए आप। इसी उत्तर प्रदेश से आप जोड़ लीजिए, आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय पंकज सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह, एक बेटा सांसद, एक बेटा मंत्री, और आप आगे बढ़ोगे, आप देखो, आप जो हमारे आदरणीय अमित शाह जी के बेटे जैसा, आप देखो कितना बड़ा पद दे दिया है। अब मुझे तो लगता है कि पूरे इंटरनेशनल बना दें, आईसीसी के अध्यक्ष न बना दें उनको, चेयरमैन न बना दें। उसके आगे आप देखो जितने बड़े बड़े परिवार हैं। अभी आप यहीं पे जितिन प्रसाद का परिवार देख लीजिए, अभी जो आप जिससे गठबंधन कर रखे अनुप्रिया पटेल जी के देख ही रहे हैं आप, पूरा परिवार। सुषमा स्वराज जी की बेटी, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी जी को भी टिकट मिल गया है, और बड़ी लंबी फहरिस्त है, एक दो फहरिस्त नहीं है। आप हमारे जो अनुराग ठाकुर जी भी लिखे हैं, मोदी का परिवार, उनके पिताजी परिवार, आपने देखा होगा। तो बड़ी लंबी फहरिस्त परिवारवाद के ऊपर अगर हम देखें, आज के समय बात करें, तो बीजेपी के जुमला है, झांसेबाजी है, एक तो जनता को गुमराह करने के लिए मेरे परिवारजनों। लेकिन चंचल राजनीति में ये तो कहना पड़ेगा ना कि व्यक्तिवादी आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, विचारधारा की लड़ाई हो। बताइए ना साहब। नहीं, लालू यादव ने जो बोला, जो लालू ने वो थोड़ा सा अगर मोदी जी ना बोलते, मोदी जी व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाते हैं। 10 साल हो गए, उनको काम बताना चाहिए कि हमने इस काम पे काम किया है, इस काम पे हमको वोट दीजिए। राहुल गांधी ने परिवार ये किया, कांग्रेस ने ये किया। सबसे पहले शपथ लेनी चाहिए कि हम 10 साल के काम को बताकर वोट मांगेंगे। अगर दम है तो पीछे वालों को क्यों छोड़ो? जो पीछे परिवार में आए थे उनको। शैलेंद्र एक सवाल का जवाब दीजिए भाई, शैलेंद्र एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सोनिया जी पर आपको याद होगा ना, जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी, किस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगे थे। उस वक्त आप लोग बोलते थे कि ये आरोप गलत है। आप बात समझिए, गांधी परिवार पर भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुई, जब से उत्पत्ति उसकी हुई है, तब से आज तक लगातार निरंतर इनके लोग, इनके ट्विटर हैंडल के लोग, इनके जो मालवीय बैठते वहां बैठे हुए हैं, वो सब लोग राहुल गांधी की भांजी के साथ फोटो है, उसको किस तरह से बलगर चीजें वायरल कर रहे थे, कितनी बदतमीजी कर रहे थे, हम कौन बताएगा? वो बेशर्म लोग हैं, छितरा ही बतियाते हैं। उनको परिवारवाद की जो है प्रासंगिकता पता ही नहीं है, और आज पता लगी है तो लिखा उन्होंने परिवारवाद। क्यों? उनके दम हो तो हटा दे परिवारवाद, नहीं देखिए, हटाए वहां से। अगर उनके पीछे दम है तो ठीक है, चंचल बोल लीजिए, फिर आशीष जी से जवाब लेंगे। तो बात करें इस बात पर, क्यों नहीं परिवारवाद हटाते हैं? हटाएं आप। ठीक है, इसी बात पे इसका जवाब हम आशीष से ले लेंगे। पिछले 50-60 सालों से लगातार परिवार पे हमला करते हैं, और परिवारवाद के खिलाफ बात करते करते आज परिवार की ही तो बात कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि बिना परिवार के कुछ भी बनता और बिगड़ता नहीं है। जैसा तकी जी ने कहा शुरू में ही कि परिवार से ही रसोई शुरू होती है, परिवार से ही देश बनता है, परिवार से ही सब कुछ है। और रही विक्टिम कार्ड खेलने की, ये तो इमोशनल कार्ड छोड़िए, कौन सा कार्ड बचा है? अरे भाई आपके रणनीति में भी कमियां हैं, उसको मानना पड़ेगा। हाँ चंचल कुछ बोल रहे थे। मैं बताऊं आपको, आते हैं तकी साहब आपके पास, आते हैं चंचल के बाद। देखिए संजय जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से अगर मोदी जी 140 करोड़ को सबको परिवार मानते, जो पीडीए को अगर परिवार मानते, तो कम से कम 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी के साथ इतना बड़ा घोटाला हुआ। जो प्रधानमंत्री बात कहते नहीं थकते कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, तो कम से कम वो जो हकमारी है वो ये काम नहीं करते। आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी स्पष्ट कहा है कि वहां पे अन्याय हुआ है पिछड़ों के साथ में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लाया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है स्पष्ट बोला है। लेकिन ये सरकार अगर मोदी जी परिवार मानते पीडीए को, तो कम से कम ये अन्याय नहीं होने देते। अच्छा, पीडीए आ गया। हाँ है पीडीए भाई, सिंपल सी बात। अरे भाई बाकी सवर्णों को भी शामिल कर लो भाई परिवार में। हाँ। अरे है, हम लोग बताया तो हमने कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदि आबादी सब लोग तो हैं हम। लेकिन मैंने कहा कि आप ये सोचिए, अगर, और मैं भी एक साथी मिल गए रास्ते में आज, कह रहे चंचल जी डंका बज रहा है। मैंने कहा डंका बज रहा है तो ले आओ विजय माल्या को,
मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, नितिन संदेशरा सब तो भागे पड़े हैं। सब के सब मोदी जी के परिवार ही थे, सब के सब गुजरात से ही थे, सब मोदी जी के परिवार। मैं आपको बताऊं, आप वीडियो को देखिएगा, मिल जाएगी। मेरे मेहुल भाई, मेरे ललित मोदी, अरे भाई, मेरे तो नीरव मोदी, क्या क्या बातें कहते थे प्रधानमंत्री जी। आज नाम नहीं लेते, वो परिवार के हैं कि नहीं है ये बताएंगे, वो 140 करोड़ में है कि नहीं है, वो सब छोड़िए, आज आप बताइए। और आप चलिए डॉलर की बात कर लीजिए, आप अच्छी बात कही। देखिए डॉलर की बात कही, आपको याद होगा प्रधानमंत्री कहते कि मेरे पास 22 तरीके हैं डॉलर को कैसे रुपए से कंपैरिजन बराबर लाने के। अरे बहुत सारे चंचल, बहुत सारे ट्रिक थे। आप मुझे बताओ कहां चला गया डॉलर, कहां चला गया रुपया। अब प्रधानमंत्री जी के मुंह से मेरे ख्याल 10 साल में एक बार भी डॉलर शब्द नहीं निकला होगा मुंह से, एक बार भी नहीं निकला होगा। और बीजेपी का कोई नेता डॉलर शब्द बोलने से डरता है कि अगर डॉलर बोल दूंगा मेरा मंत्रालय चला जाएगा, मेरा पद चला जाएगा। आशीष भाई भी नहीं बोल पाएंगे डॉलर। लेकिन अभी पता है अभी जो एक आंकड़ा आया था जीडीपी का, जिस तरह से आर्थिक मंदी के दौर से सारे देश अभी चक्कर में फंसे हुए हैं, भारत की स्थिति बहुत अच्छी बताई जा रही है। मैं ये मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा और आंकड़े किताबी है, कुछ नहीं है। अच्छा संजय जी, मैं जवाब देता हूँ। संजय जी, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेरोजगारी दर सबसे कम है। आप मुझे बताइएगा, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख बच्चे पुलिस का फॉर्म डालते हैं, 60 लाख बच्चे। और पता है एक पोस्ट के लिए तकरीबन 22 से 23 हजार बच्चे हैं। इंटर की परीक्षा सोचिए, इंटर के पेपर लीक हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है परीक्षाओं में पेपर लीक करने में। चंचल, ये आंकड़ा उस वक्त भी था भाई चंचल जी, समाजवादी सरकार में भी इसी तरह का आंकड़ा था जब पुलिस भर्ती नहीं। समाजवादी लोगों ने उत्तम प्रदेश बनाया था, इसको लीक प्रदेश रख दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त भी हम लोगों ने खबरें की थी भाई कि एमए बीएड जो छात्र हैं वो पुलिस भर्ती के लिए आए थे, चपरासी के भर्ती के लिए आए थे। वो रहता है बेरोजगारी को लेकर के। एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट तकी साहब को ले ले, तकी साहब को पहले जोड़ लेते हैं। उसी बात पे सरकार बदली है कि उन्होंने गलत किया था तो आपको लाइसेंस मिल गया गलत करने का क्या, और आपने तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जगह लीक प्रदेश बना दिया है। नहीं ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। तकी साहब के पास चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपना पक्ष रख लिया। तकी साहब, अरे भाई केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं तो हैं ना, आयुष्मान की बात कर ली जाए या फिर उज्ज्वला योजना की बात की जाए, इससे लोगों को कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना, कि सब कुछ निगेटिव ही है। आयुष्मान की जमीन काम योजनाओं को बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना और जनता तक फायदा पहुंचाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब फायदे की दावा करती है, जिस व्यक्ति को वो सामने रखती है, जिस महिला को सामने रखती है, और उसके बाद जब मीडिया उसकी तहकीकात करता है, आप ही के साथी जब जाते हैं ग्राउंड पे रियलिटी चेक करने के लिए, तो बातें कुछ और ही होती हैं। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? किसान एमएसपी के लिए मांग कर रहे हैं, जो बीजेपी का वादा था, और किसानों के ऊपर हथगोले बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। भाई किसानों के खाते में सम्मान निधि पहुंच तो रहा है ना तकी साहब, ये तो मानेंगे ना। किसान फिर तो किसान को सम्मान निधि नहीं चाहिए, किसान को अपना हक चाहिए, किसान को भीख नहीं चाहिए। आपको तो अनाज में तो एमएसपी 24 फसलों पे कर दिया भाई। बीजेपी हर घर पे खाना पहुंचा रही है, अनाज पहुंचा रही है। वो अनाज लोग जाके मार्केट में बेच देते हैं। पहले जो है एक कबाड़ी वाला आता था, कहता कबाड़ बेच डालो, कबाड़ बेच डालो। आज एक व्यक्ति चलता है, कहता है मोटा अनाज बेच डालो। तो बीजेपी ने इतने सालों में अनाज को कबाड़ बना दिया है। और जो लोगों को अपना सम्मान चाहिए, वो कितना अनाज 200 रुपए का अनाज, 250 रुपए का अनाज देने पर व्यक्ति, और लोगों पर नौकरियां नहीं, क्या करेंगे? मुझे नहीं देना अनाज, मुझे अपना सम्मान चाहिए, आज सम्मान, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे 10,000 रुपए मेरे खाते में आएंगे, 20,000 रुपए मेरे खाते में आएंगे, मैं अपने मूंछों पे ताव देके सामान लेके आऊंगा। तो क्या माना जाए कि सरकार चलाने का मोदी मॉडल जनता को नहीं पसंद आ रहा है? काट क्याड़ी बार नहीं चलती है। चलाने का मोदी मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए वो इतने तरह से रंग बदल रहे हैं। और अगर रही जीतने की बात, तो अगर कोई डाकू चुनाव जीत जाए जनता को लूटने के बाद, हत्या करने के बाद, तो उसके ऊपर उसके अपराध हटते नहीं है, उसको अपराधों से बरी नहीं किया जाता है। बीजेपी सरकार में वो जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं और साक्ष्य पाए गए हैं, उसको हटाने की बीजेपी ने छुपाने की कोशिश की है। आज की डेट में ईडी सीबीआई विपक्ष के पीछे पड़ी, 90% केसेस ईडी सीबीआई के विपक्ष के पीछे है, और सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी चले गए। आप खुद देख रहे हैं। अरे तकी साहब, ये मुझको समझ में नहीं आता है कि भाई मेरे खिलाफ क्यों नहीं ईडी सीबीआई जांच बैठती है? कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कोई इनपुट होता है, तभी तो होता है ना मामला। नहीं, मेरे खिलाफ भी नहीं बैठी सीबीआई की रिपोर्ट, लेकिन आप सारी रेफरेंस उठा के देख लीजिए। और जिन लोगों पे बीजेपी के लोगों ने चिल्ला के पर्चे बांटे,
उनके ऊपर आरोप लगा। आज वो लोग बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, आज लोग बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, आज वो लोग बीजेपी के अंदर खजांची बने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पद लिए बैठे हैं, जिन पे बीजेपी के लोगों ने खुद आरोप लगाए। सबसे भ्रष्टाचारी लोग, लाल कृष्ण आडवाणी ने येदियुरप्पा को राजनीति में सबसे भ्रष्टाचारी कहा था, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के संस्थापक हैं, आज येदियुरप्पा को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया तो एक दो बार। इन्हीं के ऊपर महाराष्ट्र ने देखा किस तरह सरकार गिराई और किस तरह से जिसके ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उसी को सीएम बना दिया। ठीक है, उसी बना बैठा। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। वाटर घोटाला याद है आपको? आदर्श घोटाला याद, जिस आदर्श घोटाला। आशीष भाई, विपक्षी दलों का बहुत आरोप है आपके ऊपर, जवाब दीजिए भाई एक एक करके सबका। देखिए संजय भाई, ये आरोप नहीं है। आप इन लोगों की पिछली 50 डिबेट निकाल लीजिए, सिर्फ 50 डिबेट्स में ये सिर्फ ये जो चंद लाइनें रटी रटाई बोलते हैं, इसके अलावा कोई भी प्रवक्ता कुछ नया नहीं बोलता है। आप 50 डिबेट निकाल लीजिए और 50 डिबेट में जवाब दे के थक गए। और यही एक कारण भी है कि ये जो डिलीवरी है इनकी जनता तक क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि वही रटी रटाई चीजें, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये हो रहा वो हो रहा, रटा रटाया। अब मैं बारी बारी से सबके जवाब देता हूँ, ठीक है। अभी बड़ा परिवारवाद पर बात हो रही थी और नाम भी गिना दिया गया कि राजनाथ जी के बेटे पंकज सिंह, ये वो सारे। अभी देखिए ये लोगों की जो मेंटालिटी है ना, बस यही इसी जगह ये मात खा जाते हैं। परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद उसको कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश, उनके अखिलेश के ताऊजी, फिर चाचा जी के लड़का, फिर ताऊजी के लड़का, फिर उनकी बहन के बुआ के फूफा के लड़का, इसको परिवारवाद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार का काम नहीं चलता है। जैसे नेहरू गांधी पार्टी जहां से चालू हुई आज तक वही लोग वहां पर है, इसको परिवारवाद कहते हैं। अगर आप राजनाथ जी की बात करें, पंकज सिंह की बात करें, तो पंकज सिंह ऐसा तो ये तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है ना कि अगर राजनाथ जी नेता है तो उनका बेटा लड़का नहीं हो सकता, लड़का उनका नेता नहीं हो सकता है। भाई पंकज जी ने पूरा जो पार्टी का तरीका होता है कि मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, वो सारे वो कामों को पूरा करते हुए आज का भी नाम लिया था हमने, कोई उनकी लॉन्चिंग नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप उनका मंडल अध्यक्ष का लेटर दिखवा दीजिए, हम यहीं से इसी जगह से हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। दिखवा दीजिए आप उनका मंडल अध्यक्ष का लेटर, दिखवा दीजिए आशीष जी, राजनीति करना बंद कर देंगे। और 50 डिबेट की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे 4 डिबेटें की आपके साथ में। 4 डिबेट में अगर कोई वर्ड रिपीट होगा तो अब यहाँ से हम वापस दोबारा इस डिबेट में नहीं आएंगे। तिवारी जी ठीक है शैलेंद्र बोल लेंगे, आशीष को बोल रहे कि आप समस्या हमारी नहीं है, बड़ी शांति से एक एक करके, लेकिन आप लोगों आशीष बोलिए सुनने की क्षमता नहीं है, इसीलिए और आपसे पब्लिक नहीं जुड़ती नहीं है। सुनने के बाद आप लोग जवाब नहीं, शैलेंद्र इसके बाद वही रटी रटाई बातें आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। तो परिवारवाद के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ये है परिवारवाद। एक ही परिवार के सारे ब्रांचेस, चाचा, बुआ, फूफा, जीजा, सारे लोग जो है वो जब राजनीति में होते हैं उसको परिवारवाद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं। भाई फिर ये बोल रहे संजय भाई, चल जरा उनको बोल लेंगे, नाम याद दिला दे रहा हूँ। हाँ कोई परिवार नहीं, अच्छा चलिए कुछ नाम वो याद दिला रहे हैं, जवाब उसी में देते जाइएगा। नहीं याद, सिंधिया का नाम भाई मैं भी जब आप बोल रहे थे मैं भी याद दिला सकता था, हाँ, लेकिन मैंने सुना ना, शांति से सुनिए। ठीक है एक एक करके आएंगे। पहले आशीष को बोल लें दीजिए, समय निकलता जा रहा है। आशीष बोलें, कह लीजिए। ठीक, तो इसको परिवारवाद कहते हैं। दूसरी चीज पेपर लीक पे इन्होंने कहा, मैंने ये 50 बार पहले भी डिबेट पे पेपर लीक हो चुका। मैंने पेपर लीक का उदाहरण दिया कि जब समाजवादी पार्टी में, जैसे अभी संजय भाई आपने भी इनको उदाहरण बता दिया कि नहीं ये पेपर लीक दरोगा भर्ती से लेके लेखपाल भर्ती तक सारे आपने इनको गिना दिए। तो लेकिन मैं इनसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी के समय में या राजस्थान में कांग्रेस के समय में जो पेपर लीक हुए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई? कार्रवाई कुछ नहीं। यहाँ पर पेपर लीक का है तो देखिए हमने उसको कैंसिल करा। कैंसिल करने के बाद 6 महीने के अंदर हमने दोबारा पेपर कराने की व्यवस्था कराई और साथ ही साथ हमने उनके जो आरोपी है उनको पकड़ने की व्यवस्था कराई। हमने 200 लोगों को पकड़ा भी है, ये जो अभी पेपर लीक हुआ है। और इसके बाद में हम प्रॉपर उनके ऊपर रासुका लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो पिछली सरकारें होती थी वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी। वो चीजें सीधे कोर्ट में जाती थी और कोर्ट में जाने के बाद कभी वो बाहर नहीं आती। हमारे तकी भाई अभी बड़ा भ्रष्टाचार और डाकू बता रहे थे। इनके 3 डाकू अभी बंद है जेल में।
ठीक है, जिन जिन जो भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं और जो सबसे बड़ा डाकू इनका पार्टी का है, उसको 8-8 लोग समझ जा चुके हैं और वो समझ जाने के बाद में ये दूसरे लोगों को अगर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ाएंगे तो वो सही नहीं है। पहले अपना देख ले, इनका कोई राजनीतिक करियर नहीं है। 8-10 साल पहले आई हुई पार्टी और आज की डेट में जो हाफ शर्ट और मफलर पहन के घूमता था अरविंद केजरीवाल, जो बोलता था लोकपाल लोकपाल के नाम पर, जो जिसने यहाँ पर अन्ना हजारे को धोखा देकर अपनी एक पार्टी बनाई, वो आज अगर पाठ बता रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? 2-3 प्रदेशों में ये चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव ऐसे तो नहीं लड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब गोलमाल क्या है सब जानते हैं। जहाँ 2 BHK फ्लैट में केजरीवाल रहते थे, 800 गाड़ी से चलते थे, आज घर के पर्दों की कीमत कितनी है ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, आज कितनी गाड़ियों से ये चल रहे हैं, जबकि इन्होंने शपथ लेकर कहा था मैं अपने बच्चों की शपथ लेता हूँ जी, मैं कभी भी ऐसी सिक्योरिटी और ऐसी गाड़ी में नहीं चलूंगा। ठीक है, तकी साहब से जरा जवाब ले लेते हैं आपके आरोपों का। तो उनकी मुझे बात नहीं, आशीष जी जरा तकी साहब से जवाब ले लेते हैं। लास्ट में 20 सेकंड की अपनी और बात कह लूं। जी 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 जी। देखिए, विपक्ष के पास में, मैं समय कम है, संक्षिप्त में और लोग भी हैं। हाँ, विपक्ष के पास में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ जैसा कि अभी हमारे यशवर्धन भाई ने कहा कि ये सिर्फ सरकार को कोसने में समय निकालते हैं, जबकि वो चीजें अगर सही होती तो वो जनता तक पहुंचती। उन्होंने बहुत क्लियर कट शब्दों में ये बात कही, लेकिन विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि बुराई करने से कुछ होता है, जबकि जो सरकार की योजनाएं हैं। हाँ, आशीष जी जरा तकी साहब से जवाब ले ले, वक्त कम है। हाँ तकी। देखिए, आशीष जी को अन्ना हजारे जी का बड़ा ख्याल है और अन्ना हजारे जी के आंदोलन की वजह से तो बीजेपी की सरकार आई है। उनको अन्ना जी को कोई सम्मान दे देना चाहिए था। इन्होंने इतने सारे भारत रत्न बांटे हैं, एक भारत रत्न अवार्ड अन्ना हजारे जी को दे देते, या भारत नहीं तो पद्म विभूषण या कोई और लेवल का अवार्ड दे देते। आप चिट्ठी लिख के भेज दीजिए, आप सरकार को ज्ञान दे दीजिए कि किसको देना। रही बात अन्ना जी को तो हम लोग मुझे सम्मान करते हैं। अन्ना जी ने चिट्ठी नहीं, आप बता दीजिए सरकार को, आप चिट्ठी लिख दीजिए किसको देना किसको नहीं देना, सरकार हम आपके हिसाब से देगी। तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार कंट्रोल किया जाए। क्या कंट्रोल किया? भ्रष्टाचार कम करने के लिए क्या स्टेप बढ़ाए? 18 साल के लड़कों को शराब पीना सिखा रहे हो, एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हो। ठीक है, मेडिकल के नाम पे हर एक स्टेट में शराब नीति है भाई। एक बात समझिए शैलेंद्र जी, जो परिवारवाद को लेकर के जो आशीष जी ने दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? भाई एक बात बताइए, वैसे तो मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप 100% कुछ ही दिन में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेंगे, क्योंकि आपने झूठों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो वहाँ झूठे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता जल्दी बनिए, क्योंकि आपने भी झूठों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आप बताइए कि राजनाथ जी के पुत्र आदरणीय पंकज जी हैं कि नहीं है? परिवार के हैं कि दूसरे परिवार के हैं? चाचा के बेटे हैं? गोद लिए गए। मैंने तो कहा है ना, और सुनिए मेरी बात। नहीं, हमको बता दीजिए। अरे बड़े भाई, शैलेंद्र, आशीष के कहने का अर्थ ये है कि भाई एक मिनट, हमको खाली आप पंकज जी के बारे में कितना जानते हैं? अरे पंकज भैया की बात बाद में कर लेंगे, पहले आशीष भैया की तो बात कर लें। जो आशीष भैया, पंकज भाई के बारे में सुन लो। ठीक है, आप अपनी बात रखो, अपनी बात रखो, समय कम है, अपनी बात रखो। बढ़िया बात कही। हम तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि आदरणीय पंकज सिंह जी आदरणीय नीरज सिंह जी के, सॉरी, राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं कि नहीं है? जैसा कि अरे ये आप कैसी मजाक वाली बात पूछ रहे हैं? ये सोनिया गांधी के पुत्र है, राहुल है कि किसी और के? तो कैसी बात? हम बताएंगे हैं, आप बताइए। आप बताइए नहीं है, आप बताइए। अरे तो ये आप कैसी मजाक वाली बात? मजाक नहीं है मेरी, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आपके ही बात का जवाब। अरे ये पूछने वाला विषय है। अरे आशीष भैया, अरे इन बातों में मत उलझिए। इतना ज्यादा उलझा दिया आपने, कहा कि वो परिवारवाद के नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी हैं, तो आप कहिए कि वो उनके परिवार के पुत्र हैं। आप कहिए, आप दमदारी से कहिए, आप दमदारी से कहिए कि वो उनके पुत्र हैं। हमें अच्छा लगेगा, हम भी आपकी बात मानेंगे। तो आपको कोई डाउट है क्या? अरे भाई, हमें डाउट नहीं है, आपको डाउट है। आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी सियासी दल परिवारवाद से छूता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, जैसा वो अमित शाह जी के पुत्र है ना, वो किस कैटेगरी से पहुंचे हैं? वो परिवारवाद में नहीं आता है। मतलब पुत्र परिवार नहीं है, आपके पड़ोसी परिवार हैं।
नहीं, अरे वो शैलेंद्र राजनीति कहने में का नहीं है कहने का जयशाली मतलब भाई, वो नहीं है वो भाई। कहाँ से शैलेंद्र चंचल ऐसा कहने कहाँ का से मतलब वो सांसद नहीं है। है? उनका शैलेंद्र कहना है जी? कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व कौन से है सांसद कहना है सिर्फ जयशाली? झूठ है उसमें भाई साहब। परिवारवाद है। आशीष तो भाई बच्चे है ही नहीं, तो कहाँ आशीष से? भाई झूठ की पार्टी को पूरी तरह से डिफेंड कर रहे हैं। मैंने शुभकामनाएं दे दी है। अरे आपसे चलिए, पहले मोदी जी ने बोल बात दिया है ना करने से भाई। पहले बोल दिया आप मेरी कि आप- बात को काट नहीं पाएंगे, इसलिए शैलेंद्र जी, आप इधर-उधर शैलेंद्र जी, की चलिए। अरे नहीं, आशीष एक- भैया, आप हम ये आपकी बता बात काहे दीजिए काटेंगे? नहीं, हम तो कि आपको राजनाथ शुभकामनाएं जी दे रहे संजय जी, हैं कि आप और तगड़ा झूठ बोलिए वक्त- और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनिए। वक्त कम है, हमने वक्त आपको कम है। शुभकामनाएं दे दी। जरा गंभीर मुद्दे पे एक बार लौट हमने लें। आपको शुभकामनाएं दे दी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनिए। ठीक है, इससे ठीक है। तगड़ा झूठ बोलिए। वक्त कम है हमें कोई शैलेंद्र, दिक्कत वक्त नहीं कम है है। शैलेंद्र। संजय हाँ, जी, बात एक काटनी है। मिनट चंचल की बात। हाँ, करने चंचल का कोई देखिए, फायदा मैं जवाब नहीं दे दूं। नहीं, बात यही आपने है आपने एक आशीष सवाल भैया। शैलेंद्र जी, पूछा। रुक जाइए, आपने संक्षेप एक सवाल में। पूछा संजय जी, आपने सवाल पूछा। आपने कहा केंद्रीय नेतृत्व के पास अगर नहीं है और राजनीति में, तो आप मुझे बताओ जिन पार्टी गठबंधन बीजेपी का है, पहली पार्टी आप बताता हूँ उत्तर प्रदेश से, मैं और भारतीय पटेल जनता जी, पार्टी का उनके पति प्रवक्ता आशीष हूं भाई, पटेल एक जी। बात सुनिए, ध्यान रख लीजिए, मुझसे और भारतीय आइए जनता सुनिए, पार्टी मुद्दे की की बात कर रहा हूँ, करिएगा। और आइए परिवार की बात हो रही है। जल्दी संक्षेप में, नहीं, संक्षेप में। आदरणीय रामविलास पासवान जी के भाई, भाई, उसके मैं अलावा भारतीय उनके जनता भतीजे, पार्टी- मैं तो कह रहा हूँ ना, भाई, मैं कह रहा हूँ कि यार देश में ये लोग कौन है? कोई भी ऐसा आदरणीय माननीय पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से चुका नहीं है। चल तो ये बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? लेकिन मेरी बातें सुनो। बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड क्यों है ये? मेरी बातें सुनो, वक्त कम है। बीजेपी में मैं आप कह रहा हूं, चर्चा- मैंने और आपको मैं कहता हूँ, शुभकामनाएं दी हैं, ये आप एक बताओ नंबर के ब्रजभूषण राजनीतिक सरल बनाइए। सिंह परिवार वक्त के कम है, हैं कि वक्त नहीं कम है। है? फिलहाल मिश्रा परिवार के हैं कि नहीं है? फिलहाल वक्त कम है। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। वक्त कम है, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। गर्मागर्म बहस का दौर जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का आगाज हो रहा है, आए दिन इस तरह के मुद्दे साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये कहा जाएगा कि मोदी जी के जितने भी कहा जाएगा उनके टीम मेंबर्स हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मोदी का परिवार एक स्लोगन दे दिया है, वो ये उसी तरह है जिस तरह 2014 में मैं चौकीदार हूँ। हालांकि विपक्षी दल हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखना होगा कि जनाधार किसका साथ देती है, विपक्षी दलों की ओर से लग रहे आरोप या उठ रहे सवालों का, या फिर मोदी के इस इमोशनल कार्ड का। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर।